दिल्ली विश्वविद्यालय अपने कई तरह की जो है गतिविधियों से गुजर रहा है। धरना प्रदर्शन, तमाम तरह की जरूरतें, शिक्षक और छात्र समुदाय भी सुव्यस्त है। वेबिनार में मौजूद है, उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले अगस्त महीने से हमारा कॉलेज आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 9 व्याख्यान की आयोजित किए जा चुके हैं। यह हमारा 10वां व्याख्यान है और हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, देश की आज़ादी को इस अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे वर्ष याद करने का और उसे विषय बनाकर तमाम तरह से उसका विवेचन विश्लेषण करने का एक योजना बनाई हुई है। उसी के अंतर्गत ये आज का कार्यक्रम आयोजित है। आज का कार्यक्रम इस मामले में थोड़ा विशिष्ट है और भिन्न है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने तमाम राजनेताओं के साथ साथ महत्वपूर्ण पत्रकार भी पैदा किए। उनमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली और महात्मा गांधी सबसे विशिष्ट पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन और गतिविधियों के साथ साथ अपनी पत्रकारिता के माध्यम से न सिर्फ भारतीय पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि जनता के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना, राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना तथा समाज सुधार की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस रूप में पत्रकारिता के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को याद करना आज के हमारे इस वेब गोष्ठी का मुख्य केंद्र है। हमने श्री मधुकर उपाध्याय जी से, जो वरिष्ठ संपादक हैं, हमने बात की कि सर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हम पत्रकारिता पर बातचीत करना चाहते हैं। तो सर ने कहा कि ये अवसर अपने आप में बहुत विशिष्ट अवसर है और इस पर महात्मा गांधी को अगर हम याद करें एक पत्रकार के रूप में, तो शायद आजादी से पहले जो पत्रकारिता का स्वरूप था और उसकी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशिष्ट भूमिका थी, एक तरफ हम उसे याद कर सकते हैं और दूसरी तरफ वर्तमान में आजादी के बाद जो पत्रकारिता की विरासत आगे बढ़ी है, हम उसे भी समझने और जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए आज का विषय उन्होंने महात्मा द जर्नलिस्ट रखा, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में महात्मा गांधी के विशिष्ट प्रयोगों के माध्यम से उन्हें याद करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर चंद शब्द कहें। धन्यवाद अरविंद जी। नमस्कार आदरणीय श्री मधुकर उपाध्याय जी, आज के हमारे अतिथि और वक्ता, इस कार्यक्रम के संयोजक नोडल ऑफिसर डॉक्टर दीपांकर, अरविंद जी जो कि अभी संयोजन कर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, और उपस्थित सहयोगी मित्र और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अरविंद जी ने बताया, बहुत ही रोचक विषय पर व्याख्यान होने जा रहा है। सबसे पहले मैं कॉलेज की तरफ से, कॉलेज परिवार की तरफ से हमारे अतिथि वक्ता श्री मधुकर उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उनके जो अनुभव है और उनका जो इतना व्यापक अनुभव है, उसके आधार पर महात्मा गांधी को एक पत्रकार के रूप में उस विषय पर तो बात करेंगे ही, साथ में स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता के स्वरूप और स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता की स्थिति क्या बदली है, बदला है और आज क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महात्मा की बात करते हुए इन सब बातों पे बात जरूर होगी, क्योंकि जब भी महात्मा गांधी के किसी पहलू पे बात होगी, चाहे वो पत्रकारिता के पत्रकार के रूप में हो या एक स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में हो, जिस रूप में भी, या एक समाज सेवक के रूप में हो, समाज सुधारक के रूप में हो, जिस रूप में भी आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मिथ हैं समाज के भीतर, या उसको वो तोड़ते नजर आते हैं, वो तोड़ रहे होते हैं। तो पत्रकारिता को लेकर के क्या उन्होंने मानक स्थापित किए,
क्या पत्रकारिता को एक पत्रकार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत में क्या उनको सहना पड़ा, और इससे ही बहुत सारी चीजें और बहुत सारी परतें खुल जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आज का विषय और बहुत रोचक है और इसको सुनने में सबको आनंद आने वाला है। मैं पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता आपको आप मैं पुनः श्री मधुकर उपाध्याय जी का स्वागत करता हूं। मैं बधाई देता हूं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो हमारी कमेटी है और उसके संयोजक नोडल ऑफिसर दीपांकर और उनकी टीम को, कि लगातार वो इस तरह की व्याख्यान की श्रृंखला एक चला रहे हैं और उसमें तरह तरह के विद्वानों को बुला करके उनसे बातचीत करने का हम सबको अवसर मिला है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुकर उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और महत्वपूर्ण बात यह है, पिछली 5 पीढ़ियों से उनका परिवार पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। तो पत्रकारिता न सिर्फ वर्तमान में कर रहे हैं व्यावसायिक तौर पर, बल्कि पत्रकारिता की पूरी विरासत भी उनके साथ हम तक यात्रा कर रही है। तो इस रूप में उनका वक्तव्य आज हमारे लिए विशिष्ट होगा। सर का वक्तव्य शुरू हो उससे पहले मैं अपना सौभाग्य मानते हुए सर का परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा, एक औपचारिक परिचय छोटा सा। मधुकर उपाध्याय जी का जन्म सन 1956 में अयोध्या में हुआ और 4 दशक पहले उन्होंने वहीं से पढ़ाई करके पत्रकारिता और लेखन की शुरुआत की। 10 वर्ष बीबीसी से जुड़े रहे मधुकर जी पीटीआई भाषा, लोकमत समाचार और आज समाज के संपादक रहे। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर और राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्कॉलर इन रेजिडेंस की भूमिका भी निभाई है। विज्ञान की पढ़ाई के बावजूद आपकी रुचि समाज और सामाजिक परिवर्तनों के साथ इतिहास और खासकर ब्रितानी शासनकाल में के दौर में रही है। हिंदी और अंग्रेजी में मधुकर जी की 50 से अधिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर उनकी पुस्तकें किस्सा पांडे सीताराम, विष्णु भट्ट की आत्मकथा और सितारा गिर पड़ेगा खासी चर्चित रही, जिनके नाट्य रूपांतरण भी हुए। आजादी की लड़ाई पर 50 डेज तो फ्रीडम, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर पंच लाइन और गुजरात दंगों पर ड्राइंग द बैटल लाइंस उनकी अन्य पुस्तकों में शामिल है। इनका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। मधुकर जी ने 7 खंड में महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, जिसका प्रकाशन महात्मा की 150वीं जयंती पर हुआ था। मधुकर जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की पैदल यात्रा कर उस पर पुस्तक लिखी और सड़क मार्ग से 62,000 किलोमीटर की यात्रा के अनुभव पर आधारित रेडियो कार्यक्रम भारतनामा तैयार किया। उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। मधुकर जी फिलहाल यूट्यूब पर अवध पंच चैनल के संस्थापक संपादक हैं, जो अवधी और हिंदी में प्रसारण करता है। इस समय वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और अभी हालिया ताजा पुस्तक उनकी पंचतंत्र पर आई है, जो अपने आप में अलग तरह की पुस्तक है। पंचतंत्र को अमूमन बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अपनी पुस्तक के माध्यम से पंचतंत्र की अपने समय में क्या विशिष्ट भूमिका रही, अपने समय के प्रचलित शिक्षा दर्शन से टकराता हुआ पंचतंत्र किस तरह की नई शिक्षा की बात करता है और पंचतंत्र कैसे आर्थिक राजनीतिक चेतना से संपन्न भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में अपनी भूमिका रखता है, उस पर इन्होंने इस पुस्तक में प्रकाश डाला है। मैं संक्षिप्त परिचय के साथ सर का स्वागत करता हूं और वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, माइक आपके हाथ। बहुत धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय को कि उन्होंने जो ये श्रृंखला शुरू की है अमृत महोत्सव पर, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं इसे अपने लिए एक बड़ा अवसर मानता हूं, इसलिए नहीं कि बात महात्मा गांधी की होगी, इसलिए कि नई पीढ़ी से रूबरू होने का एक अवसर मिलेगा। मैं उनकी बातें, अपनी बात उन तक पहुंचा सकूं और अगर उनके कोई प्रश्न हो, उन्हें कुछ कहना हो तो उसका उत्तर दे सकूं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना कोई औपचारिकता नहीं। मैं प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, अरविंद मिश्र जी, दीपांकर जी
आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सबको से आग्रह करता हूं कि आप महात्मा गांधी के इस पक्ष के बारे में, जो पत्रकारिता और महात्मा गांधी का है, वो कितना गहरा रिश्ता है, उसके बारे में संक्षेप में मैं कुछ बात कह सकूं। हालांकि ये मुझे अरविंद जी ने बताया नहीं कि समय कितना मुझे मिलेगा, कितने समय में मुझे अपनी बात कहनी है। तो मैं आप जहां भी आप समय की कोई विशेष सीमा नहीं है, मतलब लगभग 1 घंटे का तो आपका व्याख्यान हम सुनना ही चाहेंगे, फिर कुछ प्रश्न के माध्यम से आपसे हम रूबरू। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर झा, अरविंद जी, दीपांकर और मित्रों, मैं जो पहली चीज करना चाहता हूं वो कल एक दुखद घटना हुई, उसका उल्लेख करना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, जो सबसे बुजुर्ग गांधीवादी हमारे बीच में थे, कल 93 साल की उम्र में जयपुर में उनका निधन हो गया। वो गांधी सेवाश्रम उन्होंने बनाया था और जो चंबल के डकैतों का आत्मसमर्पण था, 460 डकैतों का, जिन्होंने गांधी जी की तस्वीर के सामने आकर अपने हथियार रख दिए थे, ये एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जाता है। और जिस तरह की सहजता, सरलता सुब्बाराव जी में थी, उन्हें कोई सुब्बाराव जी कहता भी नहीं था, सबके लिए वो भाई जी थे। तो भाई जी में जो सहजता थी, वो सीधे सीधे लगता था कि गांधी जी से उतर कर आ गई है उनके अंदर। सुब्बाराव जी के जाने का बहुत बहुत दुख है, हम सबको है। और मैं इस अवसर पर एक छोटा सा, अगर मैं वहां होता तो लोगों से आग्रह करता कि आप 1 मिनट का मौन रख लें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माध्यम बदलते रहते हैं और माध्यम के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। तो मैं बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है जिसका गांधी जी अक्सर इस्तेमाल करते थे और कई बार बोलते थे। वो ये कहता है कि कुछ भी न तो अपूर्ण है और न पूर्ण है। आप जितना भी किसी पूर्ण से कुछ निकाल लेंगे, वो फिर भी पूर्ण ही रहेगा, वो अपूर्ण नहीं होगा। तो हम ये नहीं मानते कि सुब्बाराव जी का, भाई जी का जाना कि कोई अपूरणीय क्षति कतई नहीं है। अपूरणीय क्षति व्यक्तिगत होती है, सामाजिक स्तर पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। कोई ऐसी जगह नहीं होती जो भरी न जा सके। तो जो भाई जी करके गए हैं और जो जगह उन्होंने बना दी, उसको भरने के लिए भाई जी के ही आशीर्वाद से और उनके संपर्क में रहे लोगों के बीच में से कोई न कोई होगा जो उस काम को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मैं नहीं मानता कि न तो गांधी जी यहाँ से कहीं गए हैं और न ही भाई जी कहीं जाने वाले। तो मैं बृहदारण्यक उपनिषद का वो श्लोक पढ़ दूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूं। वो श्लोक ये है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक के इस उपनिषद के इस श्लोक का जितना व्यापक अर्थ है, कोई आश्चर्य नहीं होता कि गांधी जी इसको इतना महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए मानते थे और इसका उल्लेख कई जगह मिलता है उनके कहने में, बोलने। जो विषय है वो भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। आप जितनी बार प्रयास करेंगे कि उसको पूरा कर दें, वो अपूर्ण रह जाएगा, और जितनी बार आप किसी पूर्णता से अपूर्ण कोई अंश उसका निकालने का प्रयास करेंगे, वो फिर से भर जाता है। ये वह घड़ा है जो कभी खाली होता ही नहीं। जीवन की तरह पत्रकारिता भी उसी का चूंकि एक अंग है, इसलिए वो एक बहुत बड़े घड़े की तरह है। हालांकि उपनिषदों में ये जिक्र आता है एक घड़े का, जिस घड़े के अंदर जहर भरा हो।
लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसका गला है घड़े का, उस पर अमृत होने का भान होता हो। तो आप उठा तो लेते हैं अमृत होने के लालच में, लेकिन आप अंततः जहर पी रहे हो। ये बात जितनी महात्मा के समय में सही थी, उतनी ही आज भी है। महात्मा गांधी का नाम हर चीज में आ जाता है। यहाँ तक कि मैंने कुछ दिन पहले एक व्याख्यान दिया और संगीत के बारे में महात्मा गांधी क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे, और खुद उन्होंने कैसे संगीत सीखा था, इसका जिक्र किया। तो कई लोगों को हैरानी हुई कि संगीत और महात्मा, जिनको इतना रूखा सूखा माना जाता है, वो कैसे महात्मा के जीवन में संगीत कहाँ होता। महात्मा न केवल संगीत प्रिय व्यक्ति थे, उनको नृत्य भी करने में कोई गुरेज नहीं होता था। वो लंदन के एक समारोह में वो नाचे। ये सारी घटनाएं पत्रकारिता के संदर्भ में गांधी को जब इन्वोक करते हैं, जब उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हर चीज में महात्मा को ले आते हैं, क्योंकि एक पूरा आधार है ये बात कहने का कि महात्मा को पत्रकारिता के बारे में क्यों सुना जाना चाहिए, क्यों उनकी बात महत्वपूर्ण। महात्मा पत्रकार तो थे ही, संपादक थे, प्रकाशक थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा। इंडियन ओपिनियन का एक किस्सा है, वो बहुत लंबा चौड़ा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भारत लौटने के बाद 1915 महात्मा गांधी ने 3 अखबार चलाए। वो अखबार थे यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। इन 4 अखबारों का संपादक होने के नाते महात्मा गांधी पत्रकारिता को कैसे देखते थे और उनकी कौन सी कैसी दृष्टि विकसित हुई इस देश के बारे में और उसे जानने समझने की, ये इन अखबारों में छपे उनके लेखों और दूसरी चीजों से साफ साफ। तो ये बिल्कुल ठोस आधार है कि महात्मा गांधी की बात पत्रकारिता के बारे में सुनी जानी चाहिए। अब ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, महात्मा कहते हैं कि 19 साल की उम्र होने तक मैंने अखबार नहीं पढ़ा था। वो जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा, लेकिन चाहे वो पोरबंदर हो, बहुत शुरुआती दिन, या राजकोट हो जहां से उन्होंने हाई स्कूल किया, कभी उन्होंने अखबार पलटकर देखा ही नहीं। और अपनी आत्मकथा में वो कहते हैं कि इन इंडिया आई हैड नेवर रेड अ न्यूज़पेपर। और उसके आगे वो कहते हैं कि आई लर्न रीडिंग न्यूज़पेपर्स व्हेन आई रीच्ड लंदन। लंदन पहुंचने से पहले उन्होंने अखबार ही नहीं पढ़ा, और वहां से तब वो 19 साल के हो गए थे, और 19 साल के बाद उनका एक रुझान पैदा हुआ पत्रकारिता के लिए और खबरों के लिए, और वो कैसे अंतिम समय तक उनके साथ बना। बल्कि उन्होंने जो पहला लेख लिखा था वो शाकाहार के महत्व के बारे में लिखा था। एक पत्रिका निकलती थी लंदन से जिसका नाम था द वेजिटेरियन। उस वेजिटेरियन अखबार में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था। ये समझिए कि ये जो दादा अब्दुल्ला थे दक्षिण अफ्रीका में, जिनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला के यहाँ रहते हुए वो न केवल सत्याग्रही के रूप में प्रयोग कर रहे थे और सत्याग्रही बनते हुए एक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे थे, बल्कि एक पत्रकार होने की प्रक्रिया में भी शामिल थे। और सत्याग्रही होना और पत्रकार होना, उनके लिए दोनों एक ही चीज थी। और एक जगह वो कहते हैं कि सबसे अच्छा पत्रकार वही हो सकता है जो सत्याग्रही हो, और जो सत्याग्रही है वो चाहे पत्रकार न भी हो, वो पत्रकार है, क्योंकि वो सत्य का पक्ष ले, और यही पत्रकार को करना चाहिए। ये जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, तो एक और है जिसमें दादा भाई नौरोजी एक अखबार निकालते थे
उसका नाम था इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्र लिखा महात्मा को और कहा कि आप हमारे संवाददाता बन गए। और ये मामला बोअर युद्ध का है। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध जब हुआ तो उस समय युद्ध संवाददाता के रूप में महात्मा गांधी ने इंडिया अखबार के लिए लिखा। उनकी रिपोर्टें लगातार छपती थी। अब ये जो बैटल फील्ड से उनकी रिपोर्टिंग थी ये गजब थी, और इसी के आधार पर इंडिया में प्रकाशित अपने समाचार थे और जो उन्होंने टिप्पणियां लिखी थी उनके आधार पर महात्मा गांधी ने कहा कि पत्रकार कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार में 3 चीजें होनी चाहिए। पहली, उन्होंने कहा कि, और अखबार में भी उन्होंने कहा कि किसी अखबार का उद्देश्य, one of the objects of a newspaper is to understand the popular feeling. जन भावना समझिए। अगर आप जन भावना नहीं समझते तो आप न तो पत्रकार हैं और न ही जो जन भावना न समझ कर कोई चीज छाप रहा है वो अखबार है। तो प्राइमरी जो मूल बात है कि आप जन भावना समझिए और उसको अभिव्यक्त करें। जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है, उसकी अभिव्यक्ति अगर आपके माध्यम से होती है तो आप पत्रकार। और जो अखबार या जो भी, उस समय तो अखबार ही थे, टेलीविजन और इंटरनेट और इस तरह की चीजें नहीं थी, रेडियो भी नहीं था, तो सिर्फ अखबार के संदर्भ में ये बात हो रही। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी जी की समझ दूसरे जो मीडियम, संचार के जो दूसरे माध्यम है उनके बारे में कितने स्पष्ट थे और किस तरह की सोच थी। तो उन्होंने कहा कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर इज टू अंडरस्टैंड द पॉपुलर फीलिंग एंड गिव एक्सप्रेशन। दूसरा, टू अराउज अमंग द पीपल सर्टेन डिजायरेबल सेंटिमेंट्स। जो चीजें उनके अंदर, उनके मनोभाव जिस तरह के आप विकसित करना चाहते हैं उस तरह के लेखन से को जगह दीजिए अपने प्रकाशन। और तीसरा, कि बेधड़क हो, निडर होकर फियरलेसली एक्सप्रेस द पॉपुलर डिफेक्ट्स। जनभावना का तो आदर करिए, लेकिन अगर जनभावना में कोई खोट है, कोई खामी है, कोई चीज कहीं चूक रहा है जनमानस समूह, तो हिम्मत मत छोड़िए, पूरी बहादुरी के साथ खामियां भी गिना दी, बता दी, और तब तो आप अखबार हैं। यानी आप लोगों की भावना समझे, आप उसको अभिव्यक्ति दें, आप बिना डरे उसकी खामियां उजागर कर सकें और लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा कर सकें जो उचित। ये 3 बातें पत्रकारिता के लिए उन्होंने उसी समय स्पष्ट। अब जब उन्होंने नटाल से इंडियन ओपिनियन छापना शुरू किया महात्मा ने, तो उन्होंने उस पर एक पहला जो लेख लिखा उस पर दस्तखत नहीं थे, अनसाइंड एडिटोरियल। आमतौर पर महात्मा अपना नाम लिख देते थे या नीचे लिखा होता था मोहनदास करमचंद का। पहले लेख में उनका नाम नहीं था, और उसमें इंडियन ओपिनियन के वो अपने लेख में कहते हैं कि भाषा, अखबार अगर आपको निकालना है और आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, बहुत मनीषी हैं, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। अपनी भाषा साधारण, कितने साधारणीकरण जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आता है, आप कितना साधारण शब्दों में किस तरह अपनी बात कह सकते हैं, ये मानो। पूरा लेख भाषा के साधारणीकरण, शब्दों के चयन पर है, वाक्य विन्यास पर है। अद्भुत है वो लेख। और एक तरह से लगता है कि गांधी न केवल दूसरों को चाहते थे कि वो सीखे, वो स्वयं सीखने की प्रक्रिया में थे। वो अपने आप को बता रहे थे कि भाषा सरल रखनी है और जो पहले 3 गुण बताए हैं वो सब के सब उस पर अमल करना है, उस पर कायम रहना, छोड़ना नहीं है उसमें।
इंडियन ओपिनियन जो है वो 4 भाषाओं में छपता था एक साथ। वो अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। बाद में इसके जो संस्करण है, मतलब एक ही अंक में चारों भाषाओं में लेख होते थे, लेकिन बाद में 2 भाषाओं के लेख बंद किए गए क्योंकि उनका प्रसार उस तरह नहीं था जितना दूसरी भाषाओं का। हालांकि इसका विरोध भी बहुत हुआ और गांधी जी ने कहा कि मैं इस आधार पर फैसले नहीं कर सकता कि कुछ लोग क्या चाहते, अगर जनसमूह चाहता है तो ऐसा होगा, और अगर समूह अपनी प्रतिक्रिया में, चाहे वो इसे खरीद कर न पढ़ने की प्रतिक्रिया हो, मैं उसको कायम नहीं रख सकता, जारी नहीं रख सकता। तो महात्मा ने वो 2 संस्करण 2 भाषाओं में प्रकाशन बंद कर दिया था बाद में। वहां तो जो इंडियन ओपिनियन छपता था उसका हाल खराब था क्योंकि उस समय बिजली बहुत मुश्किल से मिल पा रही थी और एकाध छपाई की मशीन जो होती थी वो भी कोई आसानी से चलने वाली मशीनें नहीं थी। एक दिन बिजली नहीं थी और अखबार छपना था, उसकी तारीख थी। और ये हुआ कि अब जो मशीन है वो तभी चल सकती है जब कोल्हू के बैल की तरह 4 लोग उस मशीन के आगे पीछे उसका रस्सी बांध के खींचे और घूमते रहे। पोलक लिखते हैं कि बैल की तरह गांधी जी ने अपना कंधा लगाया और खींच के अखबार छापा उस दिन का। ये कमिटमेंट, ये प्रतिबद्धता अपने काम के प्रति, ये सत्याग्रह से कई साल पहले की बात है। ये 1903 की बात है, जब अभी महात्मा गांधी न तो सत्याग्रही के रूप में न महात्मा के रूप में किसी रूप में स्थापित नहीं थे दक्षिण अफ्रीका। एक वकील थे, वकालत करते थे, इसके अलावा कोई उनकी पहचान थी नहीं। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता अपने काम के प्रति और अखबार के प्रति क्या थी कि वो उस दिन बिल्कुल, अगर मैं पोलक के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उन्होंने कहा कि once there was no electricity and the oil engine refused to start, Gandhi literally put his shoulder to the wheel and went in circles. ये पोलक का स्टेटमेंट, पोलक ने ये बात बाद में लिखी थी। अब ये तो हो गया कि गांधी ने अखबार निकाले, महात्मा गांधी ने अखबार कैसे छापा, अखबार के संपादक का क्या गुण होना चाहिए, ये तो एक बात हुई। अब आइए मनुष्य, उसमें जो लोग शामिल हैं, जो लोग अखबार चलाएंगे, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। रोल, कम से कम संपादक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर गांधी जी ने कई बातें कही और बार बार कहते रहे, दोहराते रहे। 1946 के अपने भाषणों में भी वो जर्नलिज्म पर, पत्रकारिता पर और संपादकों पर बोलते हैं। जो उनका रोल ऑफ द एडिटर है, गांधी कहते हैं कि द एडिटर हैज टू बी पेशेंट। बहुत धीरज चाहिए संपादक होने की। आजकल तो खैर धीरज तो छोड़िए, संपादक ही नहीं दिखाई देते हैं, तो धीरज तो बात की बात। आज के अखबार में आप ढूंढना चाहिए कि संपादक कौन है तो आपको पता नहीं चले। वो विज्ञापन विभाग वाले ही अखबार में तय करते हैं कि क्या छपेगा क्या नहीं। गांधी जी कहते हैं कि द एडिटर हैज टू बी पेशेंट and has to seek for the truth only. बहुत धीरज होना चाहिए और उसका अंतिम लक्ष्य सत्य होना चाहिए। वो मणिलाल को एक चिट्ठी लिखी थी गांधी जी ने अपने बेटे को, और उसमें उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ सच इंडियन ओपिनियन में छापना, क्योंकि जब गांधी लौट आए तो मणिलाल ही उसके संपादक हुए थे इंडियन ओपिनियन के। और गांधी ने कहा कि उनको कई तरह की समस्याएं थी, तो मणिलाल ने एक पत्र लिखा। उस पत्र के उत्तर में गांधी कहते हैं कि जिस दिन और जिस समाचार से तुम्हें लगे कि ये सत्य से परे है या पुष्ट सत्य नहीं है, तुम उस पद से हट जाओ। क्योंकि अगर वो छप गया है तुम्हारे अखबार में
तो ये दोष तुम्हारा होगा और तुम्हारा ही माने जाएगा, और इसके लिए तुमको लिखकर उसी अखबार में माफी मांगनी चाहिए। कन्फेस करो, स्वीकार करो कि तुमसे गलती हुई। 1933 में गांधी जी ने एक और अखबार शुरू किया था, हरिजन। वो तो जो आज दलित जिन्हें कहते हैं, हरिजन कहते गांधी जी, उनके बारे में और समाज की दूसरी समस्याओं के बारे में था ना। ये तो गांधी जी का पत्रकारिता का क्षेत्र। मैं अभी सिर्फ भूमिका बना रहा था कि महात्मा गांधी को पत्रकारिता पर क्यों सुनना चाहिए। अब मैं एक प्रयोग की तरह मैं खुद विड्रॉ कर लूंगा, मैं पीछे हट जाता हूं और मैं पूरी कहानी, गांधी की पत्रकारिता की पूरी कहानी 4 पत्रकारों के माध्यम से बताना। और वो पत्रकार हैं शैलेंद्र चटर्जी, चेलापति राव, केडी मदान और देवदत्त। इनमें से कुछ लोगों के नाम से आप हो सकता है परिचित। अगर किसी ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय पढ़ा है तो निश्चित रूप से शैलेंद्र चटर्जी का नाम उसने सुना होगा। चेलापति राव को नेशनल हेराल्ड के संपादक के रूप में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। केडी मदान के बारे में शायद कम लोगों को इल्म होगा। और देवदत्त जी तो चूंकि इतने सरल थे, सारा जीवन खादी का कुर्ता पहने हुए दिल्ली में रफी मार्ग पर आईएनएस की जो इमारत है उससे चढ़ते उतरते वो अक्सर मिल जाएगा। और उस मुलाकात में, उस बातचीत में जितनी बार भी देवदत्त जी ने कुछ कहने का प्रयास किया, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो कुछ नई चीज या कोई ऐसी चीज बताना चाहते हैं जो उनके हिसाब से ठीक नहीं हो रही है और जिस पर गांधी जी बिल्कुल विरोध कर नहीं मानते उस बात को। ये जो मदान साहब हैं, मैं उन्हीं से किस्सा शुरू कर लेता हूं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि गांधी जी के समय में अखबार ही होते थे और कुछ होता नहीं, तो उन अखबारों के अलावा दूसरे माध्यमों की क्या मजबूरियां हो सकती हैं, उनके क्या सवाल हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, ये समझना कितना दुष्कर रहा होगा, कितना मुश्किल होगा। महात्मा गांधी तो जीवन में सिर्फ एक बार आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के की इमारत में गए, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है, संसद मार्ग पर। सिर्फ एक बार वो अपने जीवन में गए। उसके अलावा उन्होंने कभी रेडियो स्टेशन देखा ही नहीं, और टेलीविजन तो होता ही नहीं था, तो कोई सवाल ही नहीं था। महात्मा गांधी जो प्रार्थना सभा में भाषण देते थे और उसके बाद जो लोगों के साथ उनके सवाल जवाब होते थे, उस पर जब अंग्रेजों का राज था, उनकी हुकूमत थी, तो ये तय था कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा वहां जितने लोग मौजूद हैं सिर्फ उनके लिए है, और वो अपने मुंह से प्रचारित करके उसको कहीं और पहुंचा दें तो ये अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। आजादी के बाद भारत सरकार ने तय किया कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका प्रसारण। अब महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा रिकॉर्ड करने का जिम्मा आकाशवाणी के एक कर्मचारी केडी मदान को मिला। मदान साहब रोज, उस समय रिकॉर्डिंग मशीन्स भी बड़ी भारी भरकम होती थी, 10 किलो की, तो वो उठा के डिब्बा पूरा और प्रार्थना सभा में पहुंच जाते थे, बिरला हाउस में या जहां भी प्रार्थना सभा हो रही हो, और उसे रिकॉर्ड करते थे। 2-3 बार महात्मा गांधी की जब वो रिकॉर्डिंग दिल्ली के स्टूडियो में पहुंचती थी तो मालूम हुआ कि उन्होंने प्रार्थना सभा के लिए समय 28 मिनट निर्धारित किया। 30 मिनट का स्लॉट होता था जिसमें 2 मिनट आगे पीछे और एक आध कोई विज्ञापन बजाना हो, और बाकी 28 मिनट में हो जाए। लेकिन प्रार्थना सभा चलती थी 38 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। सब लोग परेशान आकाशवाणी में ऊपर से नीचे तक कि महात्मा गांधी का संपादन कौन करे, इनमें से कौन सी चीज रखी जाए और कौन सी काट दी जाए,
और महात्मा इस पर क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लोगों के पसीने छूट। मदान साहब 98 साल के हैं, अभी जीवित, और दिल्ली में ही रहते। मैं 3 बरस पहले उनसे मिला, तो उन्होंने ये किस्सा सुना और उन्होंने कहा कि जब बहुत लोग परेशान हो गए तो मैं एक दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी के पास गया और मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, बापू आपकी प्रार्थना सभा मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा था। तो उन्होंने, मदान साहब ने कहा कि बापू मुश्किल ये है कि मैं लेके जाता हूँ और वहां सबके पसीने छूट जाते हैं, कोई नहीं जानता कि आपकी कौन सी बात रखें और कौन सी काट के निकाल, तो बहुत मुश्किल होती। हमारा तो 28 मिनट का स्लॉट है, अब अगर उससे लंबा होता है तो बहुत समस्या आ जाती। गांधी जी ने कोई उत्तर नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से महात्मा की प्रार्थना सभा 28 मिनट में पूरी हो जाती, बिना घड़ी देखे वो 28 मिनट में अपनी बात खत्म कर देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये माध्यम की मजबूरी। और इसी वजह से कई लोगों ने, जिन्होंने शोध किया महात्मा गांधी के आजादी के बाद की प्रार्थना सभाओं पर, वो आश्चर्यचकित होते थे कि उनके सारे भाषण कैसे कुल मिलाकर 7 पन्ने में आ जाते। किसी भी किताब में आप देखेंगे तो वो हर भाषण 7 पन्ने में हो जाता है, इसलिए कि उसके समय सीमा निश्चित है और उसी हिसाब से शब्द सीमा निश्चित हो जाती। तो ये तो मदान साहब का किस्सा। अब कितने देवदत्त जी के एक बात करूंगा मैं, लेकिन देवदत्त जी के से पहले मैं चाहता हूं शैलेंद्र चटर्जी का। शैलेंद्र चटर्जी एक केसरी अखबार होता था, तिलक जी ने शुरू किया था। केसरी अखबार के संवाददाता थे और बाद में उनको संपादक बनाने की बात हुई, लेकिन वो गए नहीं यहाँ से, पुणे जाना था उनको, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और दिल्ली में ही रहे। केसरी अखबार का रेजिडेंट एडिटर उनको बना दिया गया था कि आप यहाँ बैठे बैठे संपादक बने रहिए और लिखिए। शैलेंद्र चटर्जी जब गांधी रेल में यात्रा करते थे या कहीं जाते आते थे तो उनके साथ साथ चलते थे। एपी एक यूपीआई एक एजेंसी होती, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये आजादी से पहले की बात। यूपीआई एजेंसी के संवाददाता थे गांधी जी के को रिपोर्ट करने के लिए इनको रखा गया। ये बहुत पहले की बात है, आजादी से पहले की, क्योंकि केसरी अखबार में तब तक शैलेंद्र चटर्जी नहीं गए। यूपीआई की जो जो असाइनमेंट था महात्मा गांधी के साथ यात्रा करने का, उस प्रयास में शैलेंद्र चटर्जी अक्सर ट्रेन में और जिस तरह भी गांधी जी यात्रा कर रहे हो उनके साथ साथ चलते थे। और महात्मा गांधी प्राय उनसे कहते थे कि शैलेंद्र अखबार सुनाओ, खबर क्या है। तो शैलेंद्र चटर्जी पढ़कर उनको अखबार सुना। शैलेंद्र चटर्जी, देवदत्त जी और मदान, ये तीनों लोग 30 जनवरी 1948 की प्रार्थना सभा में मौजूद थे और इन तीनों ने उसका अलग अलग ढंग से विवरण लिखा। बल्कि शैलेंद्र चटर्जी तो यूपीआई के संवाददाता की तरह वहां मौजूद थे और जब गांधी जी को गोली लगी तो ये खुद रोने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और इतने परेशान हुए कि एक संवाद समिति का संवाददाता, अगर उसका काम खबर भेजना है और गांधी जी से संबंधित खबरें भेजना है, और वो गांधी जी की हत्या की खबर देना भूल जाए, शैलेंद्र चटर्जी वो समाचार देने की स्थिति में ही नहीं थे, रोते रहे और भूल गए कि वो समाचार भी उन्हें भेजना है, और अंततः उनकी नौकरी चली गई, निकाल दिए गए वो इसी वजह से कि वो ठीक संवाददाता नहीं। वो शैलेंद्र चटर्जी, ये गांधी जी के बारे में शैलेंद्र चटर्जी ने एक चीज बताई। मैं शैलेंद्र चटर्जी काका नगर में दिल्ली में रहते थे और मैं जब भी उनके घर गया, उनके घर
में एक टिन का एक बड़ा सा बक्सा था। वो किसी को वो बक्सा छूने नहीं देते। मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ जरूरी कागज है। मैं जानना चाहता था कि उसमें क्या जरूरी कागज है। वो बात शैलेंद्र ने बहुत बाद में बताई और एक किस्सा सुना के बताई। वो किस्सा सुन लीजिए आप। एक दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन था और वो महात्मा गांधी गुरुदेव के बारे में बोले और उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग वॉक के समय जो सुबह टहलने निकलते थे उस समय जो बातचीत की, उसमें भी शैलेंद्र चैटर्जी साथ साथ थे। तो वो भी, तो शैलेंद्र चैटर्जी को लगा कि दो खबरें अलग अलग भेजना, गुरुदेव पर महात्मा गांधी का भाषण और जो सुबह की सैर का उनका वक्तव्य है, वो अलग अलग ना किया जाए, एक ही में मिला दिया। तो उन्होंने एक रिपोर्ट उसकी बनाई। तब तक शाम हो गई थी, महात्मा गांधी बैठे हुए थे कहीं और शैलेंद्र चैटर्जी तेजी से तारघर की ओर जा रहे थे कि तार भेज दें जल्दी। टेलेक्स, उस जमाने में टेलेक्स से खबरें जाया करती। गांधी जी ने आवाज दी, शैलेंद्र कहाँ जा रहे हो? शैलेंद्र एकदम ठिठके और वापस आए और उनका, बापू आपने जो गुरुदेव के बारे में बोला और जो सुबह की सैर वाला था वो उसकी खबर भेजने जा रहा, मैंने दोनों को मिला दिया। उन्होंने कहा क्या लिखा है दिखाओ। तो शैलेंद्र चैटर्जी ने डरते डरते वो कागज जो उन्होंने टाइप किया था वो महात्मा गांधी को दे दिया। महात्मा गांधी ने वो रिपोर्ट पढ़ी और अपनी कलम से उसकी एडिटिंग की, संपादन किया और उसके बाद शैलेंद्र चैटर्जी को दिया और कहा कि जाओ अब भेज। शैलेंद्र चैटर्जी ने कहा कि मैंने वो रिपोर्ट जो गांधी जी ने खुद अपने हाथ से संपादित की थी, जहां उन्होंने कॉमा और फुल स्टॉप, कहीं एक जगह कोट अनकोट में गलती हुई थी, वो सुधारा। वो मेरी रिपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा गांधी जी ने काट दिया और तब भी पूरी बात कह दी। शैलेंद्र चैटर्जी का कहना था कि इस तरह की रिपोर्टें गांधी जी ने सिर्फ एक नहीं 25 संपादित की थी, जो शैलेंद्र चैटर्जी ने लिखी और महात्मा गांधी ने संपादित की। और वो सारी, चूंकि टेलेक्स में कहीं कोई कागज जाते नहीं थे, तो महात्मा गांधी के हाथ की संपादित प्रतियां शैलेंद्र बक्से में ताला बंद करके रखे। पता नहीं किसी शोधकर्ता को अगर एक्सेस हो, शैलेंद्र आप दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर कोई उनके घर जाकर वो दस्तावेज निकाल सके तो पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनके लिए अमूल्य होगा कि संपादन कैसे होता है और कैसे किया जा सकता है कि आप अर्थ का अनर्थ न करें, अर्थ बना रहे, पूरी बात चली जाए और कम शब्दों में चली जाए। ये तो शैलेंद्र का किस्सा। शैलेंद्र का एक और मजेदार किस्सा, जामिया मिलिया में गांधी जी का एक भाषण था और उसमें जब भाषण देकर गांधी जी लौट रहे थे तो कार में बैठे और किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था और गांधी जी की उंगली कार के दरवाजे में आके पिचक। वो कुछ बोले नहीं, दरवाजा तुरंत जैसे ही एहसास हुआ कि गांधी जी की उंगली दब गई, दरवाजा खोला गया, उन्होंने उंगली निकाल ली। शैलेंद्र वहीं थे, शैलेंद्र दादा वहां भी मौजूद थे। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मैं। उन्होंने कहा कि मैं अब चलता हूँ, अब आपसे वहीं बिरला हाउस में मुलाकात होगी, मैं आऊंगा। गांधी जी ने कहा शैलेंद्र सुनिए, आपने जो अभी देखा इसकी खबर नहीं बनाई, क्योंकि आपने अगर इसको समाचार के रूप में बनाकर अखबारों को भेजा और ये छपा तो कितने लोगों को तकलीफ होगी, कितने लोग मुझे पत्र लिखेंगे, उनका समय बर्बाद होगा, उनके पैसे खर्च होंगे पोस्ट कार्ड लिखने में, और इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल ठीक, एक मामूली सा जख्म है, ये ठीक हो जाए। इसी तरह एक किस्सा उनका और आता है कि कैसे वो सनसनीखेज बनाने के खिलाफ गांधी खड़े होते हैं, जो पत्रकारिता में आज का एक गुण जैसा बन गया है कि कितने सनसनीखेज ढंग से आप अपनी बात कह सकते हैं।
महात्मा गांधी एक मामूली सी चीज को भी सनसनी बनने से रोकना चाहते। महात्मा गांधी कितना पसंद करते थे शैलेंद्र चैटर्जी को कि पंचगनी में तमाम लोग, तमाम अखबारों के लोग, बड़े बड़े पत्रकार, और उस समय शैलेंद्र चैटर्जी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, चाहते थे कि गांधी जी का कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिले और किसी को कामयाबी दे। कभी उनको इंटरव्यू गांधी जी ने किसी को दिया ही नहीं। फिर एक दिन उन्होंने शैलेंद्र चैटर्जी को बुलाया और उनको एक इंटरव्यू दे दिया। इस पर हंगामा हुआ और लोगों ने पूछा कि क्यों आपने शैलेंद्र चैटर्जी को इंटरव्यू दिया, ये आपने भेदभाव किया। तो गांधी जी ने उसके उत्तर में कहा कि देयर इज नो बायस इन चूजिंग शैलेंद्र फॉर द इंटरव्यू। मैंने कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं किया शैलेंद्र के साथ, और ये आप में से किसी के प्रति असम्मान व्यक्त करना भी नहीं। आप सब महत्वपूर्ण और बड़े पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार। मैंने शैलेंद्र चैटर्जी का चुनाव सिर्फ इसलिए किया ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। वो आप लोगों की बिरादरी में, पत्रकारों की बिरादरी में सबसे युवा है। अब महात्मा गांधी की चिंताएं देखिए, सनसनीखेज पत्रकारिता से परहेज, कैसे वो गुण बताते हैं और करके दिखाते हैं कि कैसे संपादन किया जाता है। गांधी जी के साथ साथ नोआखली में पूरे समय शैलेंद्र चैटर्जी साथ, और वो बिहार के पीस मिशन में भी, शांति मिशन जो गांधी जी का था, उसमें भी साथ थे। असम में, मदुराई में, पालनी में, श्रीनगर, जम्मू, शिमला कॉन्फ्रेंस जो दोनों हुई थी, उन दोनों में भी। तो शैलेंद्र चैटर्जी तो सेवाग्राम, नागपुर, दिल्ली, देहरादून, लाहौर, रावलपिंडी, आप जगह का नाम ले लीजिए और ये हर जगह मौजूद है। शैलेंद्र चैटर्जी पर शोध करने की जरूरत है कि उन्होंने अपने पूरे पत्रकार जीवन में गांधी को रिपोर्ट किया है, वो रिपोर्ट्स क्या बताती हैं गांधी के बारे में। इस पर काम होना अभी बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि ARSD महाविद्यालय इस दिशा में पहल करेगा और किसी न किसी को इस काम पर लगाएगा कि वो एक पत्रकार की नजर से एक पत्रकार गांधी को कैसे देखा जाए, क्या है उनमें। अब तीसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं, M चेलापति राव। चेलापति राव जी से मेरी मुलाकात लखनऊ में हुई थी कई साल पहले, और अब वो भी दुनिया में नहीं। तो अब देवदत्त जी नहीं है, शैलेंद्र चैटर्जी नहीं है, चेलापति राव नहीं है, सिर्फ एक मदान साहब बचे। चेलापति राव ने कहा कि मैंने गांधी जी से कई बार पूछा, और ये 40, 50, 60 साल पहले भी इनको लगता था कि पत्रकारिता जैसी उसके पहले थी उससे विकृत, उसमें कुछ खामियां आ गई, खराबियां आ गई, जिनको दुरुस्त करना जरूरी है। और चेलापति राव ये सवाल लेकर महात्मा गांधी के पास गए। उन्होंने कहा कि बापू, मुझे बताइए, व्हाट एल्स जर्नलिज्म, कहाँ समस्या है? जो आपके समय की पत्रकारिता थी वो इतना बदल कैसे गई? 50 साल पहले के बदलाव की तुलना में अगर चेलापति राव आज होते और महात्मा आज होते तो पत्रकारिता की इस स्वरूप पर क्या कहते, ये वही जाने। लेकिन उस समय भी चेलापति राव को लगता था कि पत्रकारिता विकृत हो रही। उस पर चेलापति राव ने जो गांधी जी को कोट किया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में जो लिखा है, गांधी जी के पत्रकार स्वरूप के बारे में, उन्होंने कहा कि गांधी वॉज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। जितने भी समय में पूरा कालखंड उठा लीजिए, गांधी से महान पत्रकार हुआ ही नहीं कोई। He was the greatest journalist of all times. The weeklies that he ran and edited were the greatest weeklies the world has known. दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती
जिस तरह के साप्ताहिक अखबार महात्मा गांधी ने निकाले उनकी तुलना में कोई आसपास भी नहीं पकड़ता। और क्या फर्क चेलापति राव बताते हैं, that Gandhi published no advertisements. विज्ञापन नहीं छापते थे गांधी जी अपने किसी अखबार में, He published no advertisements and did not want his newspapers to run on loss. विज्ञापन नहीं छापेंगे लेकिन अखबार घाटे में नहीं चलाएंगे। अब ये कैसे होगा? ये सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसका आजकल बहुत जिक्र होता है और कहा जाता है कि विज्ञापन से पैसे नहीं आए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।